रानी मुखर्जी, इसको फिल्म में आने का या अदारी करने का कोई शौक नहीं था। विक्रम भट्ट थे और लोग थे, उन्होंने इसकी आवाज को फिल्म के लिए नामौजू करार दे दिया। इसकी आवाज की मुखालफत आमिर खान ने भी की। इससे ये खासी बददिल हुई। इसने करण जौहर से जिक्र किया कि वो ऐसा कर रहे हैं, तो मेरी जो आवाज है आप मुझे बताएं कि क्या ये इतनी बुरी है। तो करण जौहर ने ये कहा कि मेरे हिसाब से तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी आवाज, और मैं तुम्हारी डबिंग किसी से नहीं करवाऊंगा, मेरी फिल्म की आवाज तुम्हारी ही आवाज। वो फिल्म भी लग गई, गुलाम भी लग गई और ये भी लग गई। और रानी की आवाज को लोगों ने ना सिर्फ पसंद किया बल्कि ऐसे लगा कि जैसे यही आवाज थी जिसकी उनको तलाश थी या इंतजार कर रहे थे। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी मुझे जाने, उसकी माँ कैसी थी, इन सवालों का जवाब वो खुद दे सके। एक महफिल में आमिर खान ने इससे माफी मांगी। अभिषेक के साथ जब इनकी फिल्म शुरू हुई, इनका रोमांस शुरू हो गया। रोमांस जो था वो चलता रहा, अखबारों में आता रहा, और ये खबरें चलते चलते अमिताभ बच्चन और जिया बच्चन तक भी पहुंची। जिया बच्चन को ये लड़की पसंद नहीं थी शुरू से। इन्होंने ये फैसला कर लिया आपस में कि हम शादी करेंगे। ऐश्वर्या राय की और इसकी जंग शुरू हो गई। चुपके चुपके जब फिल्म शुरू हुई, शाहरुख खान उसमें हीरो थे, तो उसके जो हीरोइन थी वो ऐश्वर्या राय थी। उसने ये कहा मुझे रानी मुखर्जी ने काट करवाया। तो एक दिन सुबह उठी तो इसने खबर पड़ी अखबार में कि अभिषेक बच्चन की ऐश्वर्या राय के साथ मंगनी हो गई। अचानक रानी को बताया भी नहीं। और उसके बाद फिर जब शादी हुई तो उसको शादी की दावत भी नहीं दी। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ बॉलीवुड की रानी रानी मुखर्जी जी की। रानी मुखर्जी की फिल्म जब कभी अलविदा ना कहना रिलीज हुई तो उसके बाद इंडिया में लोगों में तलाक की शरह क्यों बढ़ गई। रानी मुखर्जी ने जब यशराज चोपड़ा की फिल्म रिजेक्ट की, उसके बाद यशराज चोपड़ा ने उनके वालिदैन को कैद क्यों कर लिया। रानी मुखर्जी की ऐश्वर्या राय से दोस्ती किस बात पर टूटी थी, और रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन का ब्रेकअप क्या ऐश्वर्या राय की वजह से हुआ था, ये सब कुछ हमें बताया है नासिर अदीब साहब ने। मेरा एम एक्टर्स एंड सुपरस्टार्स जो कि हमारे एसेट हैं, उनकी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है ताकि आप कभी भी उनका काम ना भूलें और उनकी लाइफ को मैं आपके सामने रखूं। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के साथ आप सब लोगों की खिदमत में एक्टर्स की बायोग्राफीज लेकर हाजिर होती हूं। और अगर आप समझते हैं कि मैं आप लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूं या आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है, तो हमारे सुनो पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नासिर अदीब साहब, क्या हाल चाल है? आज बड़े खुश लग रहे हैं, क्या बात है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह के आज मैंने बीमारी से निजात पा ली। वाह, क्या बात है। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। और आपको पता है दुनिया में सेहत कितनी बड़ी नेमत है। ऐसे तो है। एक पैगम्बर से एक आदमी ने सवाल किया था कि अगर अल्लाह ताला आपसे पूछे कि एक चीज़ मांग लो दुनिया में से जो चाहो, तो क्या मांगोगे? सोना, चांदी, औरतें, बागात? तो उन्होंने फरमाया था सिर्फ सेहत। तो इसलिए सेहत की बड़ी कीमत है। तो अब मुझे पता है कि आप आज भी कुछ बड़ा गैर मामूली तौर पर तैयार होकर आई हैं। मेरे ख्याल में कोई मेरे ऊपर बड़ा अजीब किस्म का सवाल करेंगे। हाँ, लगता है मुझे ऐसे। हाँ, सही लगता है, मुझे फील होता है, बिल्कुल जी। ठीक लगता है। मैंने भी आपके सामने कागज़ रखे हुए तैयारी करके रखे हुए कि ऑप्शन रखे हुए, आप ये क्या पूछती हैं, वो पूछती हैं, ये पूछती हैं, तो वो उस हिसाब से मैं भी तैयार हूँ। आज तो मैं आपसे बॉलीवुड की रानी रानी मुखर्जी के बारे में जानना चाह रही हूँ। अच्छा, खैर है, मैं तो डर ही गया था। मैंने कहा पत्नी आप किसके बारे में पूछ लेंगे, आप ये तो नहीं कह रहे। तैयारी है? वो ऐसे नहीं, ये रानी तो घर की लड़की है ना, इसलिए कि जब मैंने काजल पे प्रोग्राम किया था, आपको याद है, ये उसकी कज़न है। हाँ, बिल्कुल। वो भी बंगालन थी, ये भी बंगालन है। जी। उसका भी फिल्मी ख़ानदान है, इसका भी फिल्मी ख़ानदान है। उसका बाप भी डायरेक्टर था, इसका बाप भी डायरेक्टर है। उसकी माँ अदाकारा थी, इसकी माँ सिंगर है। तो उसके तो चचा इधर उधर भी थे। बहरहाल ये भी बहुत बड़े फिल्मी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। तो उस वक्त मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी, और हिस्ट्री पढ़ने के बाद फिर कलेक्शन की, फिर दाएं बाएं से ढूंढा, तो आज मैं उसके बारे में बात करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। रानी मुखर्जी के बारे में बताने से पहले इसके मैं आपको यूँ समझ लें कि आज मैं आपको कहानियाँ सुनाऊँगा, कहानी नहीं सुनाऊँगा। कहानियाँ सुनाऊंगा और आपको किस्से सुनाऊंगा। किस्से सुनाएंगे? क्योंकि इस लड़की की छोटी छोटी कहानियाँ और छोटे छोटे किस्से हैं जो बड़े क्यूट हैं। अच्छा। और वो सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये लड़की 21 मार्च 1978 को पैदा हुई। इसका और मेरा स्टार एक है। कौन सा स्टार है? पाइसेस। अच्छा, ये लड़की जब पैदा हुई तो पहली कहानी तो इसकी ये हुई कि जिस वक्त किसी माँ को वो
होश आती है जब औरत को, तो फिर बच्चा दिखाते हैं कि ये आपका बच्चा हुआ। तो उन्होंने कहा जी ये आपकी बेटी हुई है। अच्छा। उन्होंने बेटी को देखा, तो पहले भी देखा था, उसके बाद वो ले जाते हैं ना बच्चे को, वो एक शीशे में रखते हैं। तो उसके बाद फिर जब दोबारा लाए दूध पिलाने के लिए, तो उसने कहा ये तो मेरी बच्ची नहीं है। जनाब पूरे अस्पताल में हंगामा हो गया। अब छोटी मोटी वो औरत तो थी नहीं, शोबे से उसका ताल्लुक था, और सिंगर भी थी बहुत बड़ी। तो भागम भाग माइज की तमाम नर्सें और तमाम डॉक्टर से ना भागे, क्या हुआ? उसने कहा जी ये मेरी बच्ची नहीं है। अब नर्स कहने लगी यही मेरी बच्ची। उसने कहा तुम बकवास करते हो, ये मेरी बच्ची नहीं है, तुमने मेरी बच्ची देखी है? कहती जी मैंने देखी थी। कहता नहीं तुमने मेरी बच्ची नहीं देखी, मेरी बच्ची की निशानी ये है कि उसकी आंखें ब्राउन थी और इसकी आंखें ब्राउन नहीं है, ये मेरी बच्ची नहीं है। तब्दील हो गई थी। हाँ जी यही तो मैं कह रहा हूँ, वो बच्ची बदल गई। फिर जनाब सारे अस्पताल का राउंड लगाया कृष्णा ने, और एक पंजाबी ख़ानदान, उनके घर में 8वां बच्ची पैदा हुई थी। इससे पहले, हाँ इससे पहले 7 थी। अच्छा। वहाँ पड़ी थी इसकी ये रानी मुखर्जी। अच्छा तब्दील हो गई थी। तो उन्होंने उठा लिया और पहचान लिया कि मेरी बच्ची ये, इसकी हर ब्राउन आँखें हैं। तो फिर वो वापस ले एक, यानी पहला तो फिल्मी सीन उसने किया आते ही दुनिया में, पैदा होते ही कर दिया। तो यह है ना दिलचस्प के साथ। बहुत बहुत बहुत। तो रानी मुखर्जी कहती हैं कि मुझे अक्सर फिर जब मैं बड़ी हो गई और मैं आर्टिस्ट बन गई, तो मेरी बहनें और मेरे माँ बाप अक्सर मुझे ये कहा करते थे, जब तारक कराते थे कि ये असल में पंजाबन है, हमने तब्दील करके हम अपने पास ले आए थे। हाँ, तंग करते हैं ना, तंग करते हैं माँ बाप। खैर ये बच्ची फिर बड़ी हो गई। अब ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि भाई ये फिल्म इंडस्ट्री में कैसे, मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि काजल की ये कज़न थी, और ये दोनों ख़ानदान बंगाली और मराठी, और बाप भी डायरेक्टर, माँ सिंगर। तो चचा एक था सुभाष, वो बेहतरीन डायरेक्टर भी थे और प्रोड्यूसर भी थे। तो घर में फिल्मी माहौल था। तो लेकिन इसको फिल्म में आने का या अदारी करने का कोई शौक़ नहीं था। ख़ुद उसने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि मुझे अदाकारी से कोई लेना देना नहीं था, ना मेरा ये इंटरेस्ट था, ना मेरी ये कोई पैशन था। तो फिर पूछा गया फिर आप अदाकारी में क्यों आई? उसने कहा बात यह है कि हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे, और बच्चे जो माँ बाप से चाहते थे वो माँ बाप वो दे नहीं पाते थे। क्यों? वो तो एक्टर्स थे, सिंगर थे, फिर भी ये मैं खुद भी हैरान हूँ। लेकिन हो सकता है कि उनके, होता है ना, हम जब थोड़ा सा वो हो जाते हैं ना ऊपर, तो हम एक्स्ट्रा अखराजात बढ़ा लेते हैं अपने भरम को रखने के लिए, अपने एग्जैक्ट क्लास को मेंटेन करने के लिए। तो वो फिर साफ ज़ाहिर फिर गड़बड़ होती है। आप छोटी गाड़ी अगर लेती हैं तो उसका पेट्रोल आपको तंग नहीं करता। जब आप दिखावे के लिए बड़ी गाड़ी लेंगे तो फिर बड़ी गाड़ी का टायर भी महंगा होगा, ऑयल भी तब्दील महंगा होगा, उसके पेट्रोल भी ज़्यादा होगा। तो मेरे ख़्याल में बाप अदाकार था, चचा बहुत बड़ा, हाँ बाप हिदायतकार था, चचा भी बहुत बड़ा हिदायतकार और प्रोड्यूसर था सुभाष। माँ कृष्णा थी, राम मुखर्जी वालद थे, तो वो बहुत प्लेबैक सिंगर थी। अब देखिए बाप भी कमा रहा था, माँ भी कमा रही थी, इसके बावजूद कहती है हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे। तो इससे जो मेरी ज़ाती राय है वो ये है कि शोबिज़ में आने वाले लोग, फिर उनके घर मेहमानों का आना, प्रेस का आना, ये वो अखराजात बढ़ते जाते हैं, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वो फिर जो असल ज़रूरियात होती हैं, दिखावे के लिए जो होता है वो तो कर देते हैं, लेकिन जो बच्चों की डिमांड होती है वो पूरा नहीं कर पाते। तो उसमें क्या होता है कि फिर सोचने लग जाते हैं कि अब ये अखराजात कैसे पूरे किए जाए। तो उसने कहा, जब ये हालात देखे तो फिर मेरी माँ ने कहा कि तुम अदाकारा बन जाओ। ठीक है, कहती है मैं अदाकारा बन गई, और मेरे पहली फ़िल्म जो थी उसके डायरेक्टर इनके अपने बाप थे। बंगाली फ़िल्म थी, और ये वैसे भी बंगाली ख़ानदान था, बेर फूल उस फिल्म का नाम था। अच्छा। तो उसके डायरेक्शन जो थी इनके वालिद साहब ने दी, लेकिन उस फिल्म से इनको कोई ब्रेक नहीं मिला। वैसे ये बंगाली फ़िल्म थी, आपको पता है बंगाली फ़िल्म कम्युनिटी की या एक सूबे की फ़िल्म की नहीं जाती है। हाँ जी। हिंदुस्तान की तो फिल्म वो होती है जो हिंदी फिल्म में। बिल्कुल। उसके बाद इसको हिंदी फिल्म में राजा की आएगी बारात। राजा की आएगी बारात में इन्होंने एक बड़ा अच्छा रोल अदा किया, रेपशुदा लड़की का, और उसके साथ बड़ी ज़्यादती होती है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन वो फिल्म भी सुपरहिट नहीं हो सकी। नहीं हुई। तो वो फिर बुनियाद बन जाती है ना, हर जिसने बड़ा बनना हो वो फिर नाकामियों के धक्के पहले खाता है। तो लेकिन इसकी परफॉर्मेंस को लाइक किया गया। अब इसकी ज़िंदगी में 6 फिल्में ऐसी हैं, आपने मेरे से वो पूछना है अगर मैं भूल जाऊं, जो बहुत ही यादगार हैं, जिनके साथ बहुत कहानियां जुड़ी हुई हैं। अच्छा। उनमें पहली फिल्म है कुछ कुछ होता है, फिर दूसरी फिल्म है मुझसे दोस्ती करोगी,
तीसरी फिल्म है कभी अलविदा न कहना, चौथी फिल्म है साथिया, पांचवी फिल्म है चुपके चुपके और छठी फिल्म है गुलाम। गुलाम, ठीक है। ये नाम याद रहेंगे? हाँ जी, याद है बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको कुछ कुछ होता की कहानी सुनाता हूँ। कुछ कुछ होता करण जौहर की पहली फिल्म थी, जो डायरेक्टर है, और फिल्म का नाम था कुछ कुछ होता है, और उसमें दो लड़कियां चाहिए थी। एक लड़की उन्होंने काजल ले ली और एक ली रानी मुखर्जी। अब काजल जो थी उस वक्त सुपरहिट थी और रानी मुखर्जी का एक आगाज था एक किस्म का। तो काजल ने इस बात पे झगड़ा किया करण जौहर से कि ये जो रोल कर रही है ना रानी मुखर्जी, ये मैं करूँगी। उसने कहा नहीं, रोल वही करेगी, तुम जो मैंने कहा ये करोगी। बहस हो गई। इस बहस में उसने आखिरकार उसे शटअप कॉल दी। करण जौहर ने शटअप कहा ऐसे को। वो इसके बावजूद 45 मिनट तक इसके साथ बहस करती और लड़ती रही, लेकिन वो नहीं माना। अच्छा, अब इसके नसीब में थी ना वो बात। हाँ जी। तो चुपके चुपके में इस, हालांकि रोल इसका छोटा था, उसका बड़ा था, काजल का बड़ा था और वो हिट भी हुई थी। लेकिन उस छोटे रोल में इसने ऐसी परफॉर्मेंस दी, वो फिल्म लगी और ये रातों रात सुपरस्टार बन गई है रानी मुखर्जी। अब आते हैं गुलाम की तरफ। गुलाम फिल्म शुरू हुई, उस विक्रम भट्ट उसके डायरेक्टर थे। तो उस वक्त ये जो कुछ कुछ होता है ना, ये अभी रिलीज़ नहीं हुई थी, साथ साथ फिल्में बन रही थी। ठीक है। तो विक्रम भट्ट और जो प्रोड्यूसर थे, जो डायरेक्टर में विक्रम भट्ट थे और जो साथी और लोग थे, उन्होंने इसकी आवाज़ को फिल्म के लिए नामौजू करार दे दिया। रानी मुखर्जी की अगर आवाज़ सुनो तो एक मखसूस आवाज़ है। हाँ जी, थोड़ी सी खुरदरी सी है, जैसे यहाँ मुमताज़ की आवाज़ थी, जैसे गला बैठा होता है। जी। तो वो चांदी की तरह खनक नहीं थी, लेकिन उसमें एक जो गरारी सी चलती है ना आवाज़ के अंदर, वो गंभीरता पैदा करती है और उस गंभीरते में फिर परफॉर्मेंस आ जाती है ऑटोमेटिकली। तो वो उनको लाइक नहीं हुई। उन्होंने कहा, फैसला किया कि हम ये डब करेंगे, इसकी कहानी डायलॉग्स को किसी और लड़की से करवाएंगे। इससे ये खासी बददिल हुई। इसने करण जौहर से जिक्र किया कि वो ऐसा कर रहे हैं, तो मेरी जो आवाज़ है आप मुझे बताएं कि क्या ये इतनी बुरी है। तो करण जौहर ने ये कहा कि मेरे हिसाब से तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी आवाज़ है और मैं तुम्हारी डबिंग किसी से नहीं करवाऊँगा, मेरी फिल्म की आवाज़ तुम्हारी ही आवाज़ होगी। खैर, उसके बाद ये हुआ कि अच्छा, इसकी आवाज़ की मुखालफत आमिर खान ने भी की। आमिर खान ने भी की कि इस लड़की की आवाज़ ठीक नहीं है। अच्छा। खैर, वक्त गुजरता रहा, वो फिल्म भी लग गई, गुलाम भी लग गई और ये भी लग गई। और रानी की आवाज़ को लोगों ने ना सिर्फ पसंद किया, बल्कि ऐसे लगा कि जैसे यही आवाज़ थी जिसकी उनको तलाश थी या इंतज़ार कर रहे थे। देखिए, ये उनकी स्ट्रेंथ बन गई। फिर एक महफिल में आमिर खान ने इससे माफ़ी मांगी। तो उसने पूछा, आप किस बात की माफ़ी मांग रहे? क्योंकि उस केलम में नहीं था। उसने कहा, बात यह है कि बात हो रही थी तो मैंने तुम्हारी मुखालफत की थी। अच्छा। कि तुम्हारी आवाज़ जो है फिल्म के लिए अच्छी नहीं है, आवाज़ किसी और लड़की की होनी चाहिए। लेकिन वक्त ने साबित किया, नहीं, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी आवाज़ थी, लिहाजा आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। बड़ापन। ये कहानी थी कुछ कुछ होता और गुलाम की। ठीक है। अब आते हैं, एक फिल्म लगी चुपके चुपके। अब इससे पहले तो कुछ होता के बाद एक लंबी कतार फिल्म की आ गई इसके अंदर, अपना सुपरहिट की, घर में रहता है, हम तुम गुलाम, हर दिल जो प्यार करेगा, कभी अलविदा न कहना, और ब्लैक और बिच्छू और साथिया, ये सुपरहिट फिल्में हो गई। और उस पर चली गई रानी। अभिषेक के साथ जब उनकी फिल्म शुरू हुई, मैं अब पहले थोड़ा सा साथ साथ रोमांस को भी कवर कर रहा हूँ, साथ फिल्म को कवर। तो मैं चुपके चुपके की बात कर रहा हूँ कि वो ख़ास फिल्म कैसे बनी। इनका रोमांस शुरू हो गया। रोमांस जो था वो चलता रहा, बढ़ता रहा, अखबारों में आता रहा, और ये खबरें चलते चलते अमिताभ बच्चन और जिया बच्चन तक भी पहुँची। जिया बच्चन को ये लड़की पसंद नहीं थी शुरू से, हालांकि जिया बच्चन खुद भी बंगालन थी और ये भी बंगालन थी, लेकिन क्या वजह थी आई डोंट नो, लेकिन उसको ये लड़की पसंद नहीं थी। अच्छा, ये जब खबरें आम हो गई और इन्होंने ये फैसला कर लिया आपस में कि हम शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, शादी का फैसला भी कर लिया था? शादी का फैसला भी कर लिया। साफ ज़ाहिर है, रोमांस जब लड़की करती तो उसका एंड यही होता है कि ना। हाँ जी। तो हर लड़की की ख्वाहिश होती कि जिससे वो प्यार करती है उसी से उसकी शादी हो। बिल्कुल।
तो जब प्रोग्राम बना तो एक दिन सुबह उठी तो इसने खबर पड़ी अखबार में कि अभिषेक बच्चन की ऐश्वर्या राय के साथ मंगनी होगी। अचानक रानी को बताया भी नहीं? रानी को बताया भी नहीं। ओए होए, ये तो धोखा है। और उसके बाद फिर जब शादी हुई तो उसको शादी की दावत भी नहीं दी। ओए होए। और पूछा गया रानी मुखर्जी से कि भाई आपको दावत क्यों नहीं दी गई यार, उसे बताना चाहिए था, ये था वो। तो उसने कहा कि बात ये है कि फिल्म इंडस्ट्री की ये सुन्नत है कि जो किसी के साथ इस तरीके से अफेयर करते हैं, जब वो इधर उधर होते हैं तो फिर वो अपनी शादी या मंगनी में नहीं बुलाते। अच्छा, शायद इस वजह से भी नहीं बुलाते कि चलो भाई वो तो हो गया, अब जिससे मंगनी कर रही उसको अगर मैं इसको बुलाऊंगा तो उसको दिल पे भी बुरा गुजरे तो ज़िंदगी जो तलख हो जाती है फिर जी, इंसान ऐसे ही की। है, हाँ जी। तो इसलिए उससे कतई तल्लुक़ कर लेना ही बेहतर है। लिहाजा अभिषेक का जो फैसला था मैं समझता हूँ बिल्कुल सही था और उसको नहीं बुलाना चाहिए था और उसने नहीं बुलाया। लेकिन रानी और अभिषेक के दरमियान कोई वजह बनी थी ताल्लुकात ख़त्म होने की या नहीं, कोई वजह नहीं बनी थी। वजह थी सिर्फ जिया बच्चन। सिर्फ जिया बच्चन। अब मैं आता हूँ कि जिया बच्चन क्यों थी। हाँ जी। इस दौरान ऐश्वर्या राय की और इसकी जंग शुरू हो गई। वो जंग ऐसे शुरू हुई कि चुपके चुपके जब फिल्म शुरू हुई, शाहरुख खान उसमें हीरो थे, तो उसके जो हीरोइन थी वो ऐश्वर्या राय थी। अच्छा, पहले? जी, ऐश्वर्या राय को लिया गया बाकायदा। ऐश्वर्या राय सेट पर भी आई, जैसे देखने के लिए आते हैं। हाँ जी। उस वक्त ऐश्वर्या राय के सलमान खान जो है, जिसको बॉम्बे का बैड बॉय भी कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उसका अफेयर चल रहा था ऐश्वर्या राय के साथ। ठीक है। और वो अक्सर बदतमीज़ी करता था। इस किस्म के मौके पर जब देखता था, वो जनाब सेट पर आ गया। वहाँ शाहरुख खान भी था, वहाँ डायरेक्टर भी थे और वहाँ सबको लोग थे, और उसने बदतमीज़ी शुरू कर दी कि ये है वो है। जैसे होता है, आपको पता है, जेलस हो गया इंसान, जो कुछ मर्जी। उसने इतनी बक की, इतना बड़ा हंगामा किया कि शूटिंग पैकअप हो गई। शूटिंग पैकअप हो गई, ऐश्वर्या राय भी अपने घर चली गई। उसके बाद शाहरुख ने कहा कि आप लोग हीरोइन चेंज कर दें, वरना हमारी फिल्म जो है उसमें, उसके वो शेयर होल्डर भी था, चुपके प्रोड्यूसर थे। हाँ जी, शेयर होल्डर था। तो उसने कहा कि ऐसे करते हैं कि हम इसको चेंज कर देते। लिहाजा इसको चेंज करके रानी मुखर्जी को लिया गया। जब रानी मुखर्जी को लिया गया तो ऐश्वर्या राय ने ये नहीं कहा कि जो बदतमीज़ी की थी सलमान ने, उस वजह से मैं कट हुई। उसने ये कहा मुझे रानी मुखर्जी ने कट करवाया। अब रानी मुखर्जी ने क्यों कट करवाया, उसको क्या वजह थी कि उसके इल्म में था कि रानी मुखर्जी थी, कुछ कुछ होता है से सुपरहिट हुई है, ठीक है। तो करण जौहर ही तो थे। तो उसने सोचा कि ये करण जौहर के साथ इसके मरासम होंगे, जैसे जो मर्जी वो शक कर लें आप। तो इसने मुझे कट करवाया। हालांकि हकीकत ये नहीं थी। ऐश्वर्या राय कई फिल्मों से कट हो चुकी थी सलमान खान की इस बदतमीज़ी और गुलगपाड़ा और शराब पी के पहुँच जाना और गुस्से होना। बल्कि उसने एक डायरेक्टर को थप्पड़ मार दिया था सलमान खान ने, जिनका नाम सुभाष घई है, जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा डायरेक्टर है, जिसमें ताल में लिया था इसको ऐश्वर्या राय को। तो थप्पड़ क्यों मारा था? ऐश्वर्या राय को उस फिल्म से निकाल दें? नहीं, वो असल में बात ये है, अब लड़की ने, मैं आपको क्या बताऊं, जब किसी लड़की से किसी मर्द का अफेयर होता है ना, वो जब किसी से मुस्कुरा के बात भी करती है तो बजाय इसके कि उसे मारे, वो जिससे बात करे तो उसे भी मारता है। तो उसने सुभाष घई जो थे, उनका भी ये कॉल था कि मैं जिस भी हीरोइन को लेता हूँ, पहले मैं खुद उसके साथ इश्क करता हूँ और फिर मैं उसे स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। अच्छा। अब ये जो जुमला उन्होंने बोला, इसका उनका मतलब जो मैं समझता हूँ, ये नहीं था कि मैं वाकई इश्क करता हूँ। हाँ जी। मतलब उनका ये था कि मैं एक आशिक की तरह उस लड़की को देखता हूँ, और आशिक जो है वो अपनी हीरोइन को बेहतरीन अंदाज में देखता है, तो मैं स्क्रीन पर उसके हुस्न को उस अंदाज से एक्सपोज करता हूँ। यही वजह कि मेरी फिल्म में जो हीरोइन आती है वो जितनी खूबसूरत लगती है और किसी फिल्म में नहीं लगती। लिहाजा अगर आपने ताल फिल्म देखी हो तो ताल में अपने हुस्न के अरूज पर है, जिसमें सुभाष घई ने आखिर में ये कहा, ऐश्वर्या राय ने ये कहा था कि मेरे पास जो कुछ था वो सुभाष ने एक्सपोज कर दी। तो ये इस वजह से, तो इस बात से उसे थप्पड़ लगा। कहने का मकसद ये है कि ऐश्वर्या राय का जो कट होना था उसकी वजह रानी मुखर्जी नहीं थी, रानी वो सलमान खान थे। ठीक है। ये चुपके चुपकी बात से, इससे जब कट की बात आई तो फिर जिया बच्चन जो थे वो इसकी दुश्मन हो गई एक किस्म की, और बड़ा कोल्ड शोल्डर देती थी। और सेट पे ऐसा भी होता था कि जब वो आती थी अपना रानी मुखर्जी और अभिषेक होते थे या कोई और होता था,
तो जिया बच्चन आती थी, तो वहाँ बैठ के ना वो एक साइड पे तो इस पर तंज किया करती थी। तंज करना और तंग करना, और एक तो कोना नाम के कोई एक्टर थे कि पत्नी कौन थे, को उनके साथ बैठी थी, तो इसको सुना कर कहा कि ये ऐसा हो सकता है कि ये अपनी जो मुस्कुराहट है ये किसी को दे दे। तो उसने हंस के उसकी नकल की, जैसे वो हंसती है ना, उस अंदाज से उस आदमी ने नकल करके हंस के तो खामोश कर दिया अपने आप को। लेकिन इस पर ये तीर की तरह बात चली, और ये जो इनका इख्तिलाफ था ये उस वक्त अरूज पे पहुंच गया जब जिया बच्चन ने इसकी जगह ऐश्वर्या राय को अपनी बहू बनाया। लेकिन शादी होने के बाद फिर कुछ मुद्दत बाद ये जब रानी मुखर्जी से पूछा गया कि ऐश्वर्या राय के साथ आपका झगड़ा है, तो क्या झगड़ा है, तो इसने कहा मेरा ऐश्वर्या राय के साथ कोई झगड़ा नहीं, उसको अगर कोई मसला है तो मैं नहीं कह सकती, मुझे कोई उसके साथ मसला नहीं है, और मैं समझती हूँ कि जब भी हम इकट्ठे होंगे तो हम एक दूसरे के साथ अच्छी गुफ्तगू करेंगे। तो जिया बच्चन ने भी फिर आखिर में यही किया कि एक वक्त आया कि जब जिया बच्चन ने भी इसको समझ लिया और इसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया, और अब दोनों के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, दोनों पूजा में एक साथ ही होते हैं, तस्वीरें भी आती हैं। हाँ जी, वो चूँकि दोनों बंगाली ना, तो आपने उस जगह पर हाँ दोनों जी। इकट्ठी होती थी और तस्वीर भी शेयर करती थी, बिल्कुल, गुफ्तगू करती थी। और फिर आपको पता है जब इंसान अल्लाह के सामने जाता है और कोई दुश्मन मिल जाए तो फिर उसके ताबा, जैसे हम मस्जिद में अगर मिलते हैं तो साफ ज़रा अपने इख्तलाफात भूल के दूर कर मिलते हैं, देते हैं, हम एक बिल्कुल। दूसरे की हाँ जी। गिरबान नहीं पकड़ते, तो इस चीज़ ने उनको करीब कर दिया। तो ये दास्तान थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि साथिया की क्या कहानी थी। साथिया एक फिल्म है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर हिट है इसकी, अच्छा। लेकिन हुआ क्या कि दरमियान में एक फिल्म आई मुझसे दोस्ती करोगी, मैंने आपसे कहा था ना ये भी एक फिल्म है। मुझसे दोस्ती करोगी बड़ी तशहीर की गई इस फिल्म की, ऋतिक रोशन उसमें था, करीना कपूर भी थी, और बड़ी मशहूरी उसकी थी, इतनी तशहीर की बेपनाह ज़्यादा। ऊपर से ये जो रानी मुखर्जी थी इसकी पीछे एक फिल्मों की कतार थी जो सुपर हिट थी, जिसमें नायक जैसी फिल्म थी, बिच्छू जैसी फिल्म थी, हाँ, ब्लैक जैसी फिल्म ब्लैक, थी। बिल्कुल। इसकी परफॉर्मेंस, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि ये फिल्म पत्नी क्या कर दी, क़यामत बर्पा कर देगी। तो पहले शो में बेपनाह रश और हजूम लोगों का आया, और हुआ ये कि एक तो होती है फिल्म सुपर डुपर हिट, ये हुई सुपर डुपर डेड फ्लॉप। क्यों? बस उसका नहीं कुछ अच्छा होगा, स्क्रिप्ट नहीं अच्छा होगा, साफ ज़ाहिर लेकिन है। मैंने फिल्म देखी है, मुझे तो पसंद आई है। चलो फिर आपको तकलीफ होगी मेरी इस बात से, लेकिन इंतहाई नाकाम साबित हुई, ब्लॉकबस्टर नाकाम फिल्म साबित हुई। इतनी नाकाम साबित हुई कि ये बददिल हो गई, और लोगों ने इतनी बातें की, और प्रेस ने लिखा कि रानी मुखर्जी का कैरियर ख़त्म हो गया, अब ये बस हो गई है, ख़त्म हो गया। फिर इसमें ये कुछ मोटापा भी आ गया था दरमियान में, जो वज़न इसका वो बढ़ गया था, तो ये जो है ना इसने ब्रेक ले ली। अच्छा, उस वक्त इसकी शादी हो चुकी थी, उस वक्त मैं बाद में आऊँगा। ठीक है, ठीक है। इसने ब्रेक ले ली और 8 महीने ये घर पे रही। इसको बड़ी दुनिया ने कहा फिल्म में आओ, इसके शौहर ने भी से कहा फिल्म में, इसने कहा मैंने नहीं आना। शादी उस वक्त नहीं हुई थी सारी। ये पड़ी रही घर में 8 महीने, माँ बाप भी इसे समझाते रहे, बेशुमार फिल्मों की ऑफर्स आती रही, लेकिन ये इतनी बददिल हो गई क्योंकि वो स्क्रिप्ट इसने सुना था और इसे अच्छा लगा, तो ये कॉन्फिडेंस लूज़ कर गई। जैसे अभी आपने कहा ना कि मुझे तो अच्छी लगी, तो साफ ज़ाहिर इसको भी अच्छी लगी आपकी तरह, लेकिन होता यह है कि एक चीज़ हमें अच्छी लगती है तो ये काफ़ी नहीं होता। काफ़ी ये होता है कि ये जो आपको अच्छी चीज़ लगी है, आप देखें कि ये पब्लिक को अच्छी लगेगी। हाँ, अगर पब्लिक को अच्छी लगती है फिर वो अच्छी है, बिल्कुल। वरना डायरेक्टर भी, हर डायरेक्टर अपनी तरफ से सुपर हिट फिल्म बनाता हाँ, पूरी है, कोशिश हर राइटर करता है। कहता है मैंने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन होता यह है कि गलती हम वहाँ से खा जाते हैं, मार खाते हैं, कि हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि मैंने जो लिखा है कमाल लिखा है। डायरेक्टर भी ये कहता है कि मैं जो बना रहा हूँ कमाल बना रहा हूँ, प्रोड्यूसर भी खुश होता है, लेकिन जो अवाम है ना, जो पैसे लेकर फिल्म देखती है, वो लिहाज नहीं करते, वो वहाँ से ऐसी चीज़ निकाल लेते हैं जो किसी की वहम गुमान में भी नहीं होती। तो बहरहाल ये कॉन्फिडेंस लूज़ कर गई, और इसने कहानी इसने सुननी, और सुनने के बाद कहने नहीं मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं अच्छी लगी। ये 8 महीने चक्कर चलता रहा। अब वो जो फिल्म थी ना मुझसे दोस्ती करोगी, वो यश राज प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी। अच्छा। तो यश राज ने दोबारा एक प्रोग्राम बनाया, एक कहानी लिखी, और उस फिल्म का नाम रखा साथिया। तो उन्होंने कहा कि इसमें रानी मुखर्जी को हम लेंगे।
अब रानी मुखर्जी से वो गए आदमी, बात की, तो उसने कहा जी, अब यश राज की वो इनकार तो कर नहीं सकती, इज्जत बहुत करती थी, तो उसने कहा जी आप मुझे स्क्रिप्ट भेज दें। अच्छा। यश राज ने स्क्रिप्ट भेज दिया। स्क्रिप्ट उसने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद उसने कहा जी स्क्रिप्ट तो अच्छा है, लेकिन मैं नहीं करती, इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। अच्छा। अब यश राज को इनकार, और उनको ये बड़ी एक हिम्मत चाहिए। हिम्मत की बात है। और मैं फिर वही का बात कहूँगा कि जब अल्लाह ताला ने किसी को इज्जत देनी होती तो उसको इज्जत देने वाले जो रास्ते हैं वो खुले रखता है। वरना यश राज एक ऐसा आदमी, हमारे यहाँ तो ऐसा एक डायरेक्टर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनसे एक हीरो ने कहा कि मुझे रोल सुना दे। उन्होंने इतनी बात सुनने के बाद उसको गालियाँ दी और कट कर दी। उसने कहा मेरे से तो कभी सुल्तान राय ने कहानी नहीं सुनी, तुम कहानी सुनने वाली कौन? तो हालांकि कहानी सुनाने में कोई हर्ज नहीं है, उसकी वजह यह है कि आप किसी को सुनाएंगे तो उसको पता चलेगा ना मैं क्या परफॉर्म करूँगी, कन्विंस होगा वो। सुनाएंगे नहीं तो क्या होगा। लेकिन बार बार लोगों की ये नाक बड़ी वो होती है, वो कहते हैं हम नहीं कहानी सुनाते। खैर, लेकिन यश राज इस मकाम पर खड़ा था ना, उसको ये क्या कर इनकार करना कि कहानी जो ये नहीं कह सकी कहानी अच्छी नहीं है, कि कहानी अच्छी है, लेकिन मैं नहीं करती, मैं नहीं करना चाहती। यश राज को इनकार जो था असूली तौर पर तो ये चाहिए था कि यश राज तो किसी हीरोइन का मोहताज नहीं था, वो किसी और को ले लेता। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अल्लाह ने उसको इज्जत देनी थी। वो जो उसका बैड पैच था 8 महीने का जो, और लोग जो बातें कर रहे थे कि ख़त्म हो गया इसका करियर, ये हो गया वो हो गया, तो अल्लाह ताला ने यश राज को एक ज़िद बना के खड़ा कर दी। अच्छा। उसने फिर उसको मैसेज भेजा कि, और उसके माँ बाप को मैसेज भेजा कि अपनी बेटी को समझाओ, उसे कहो कि ये रोल करे, ये इसी के लिए मैंने रोल लिखवाया। अब माँ बाप ने इससे कहा कि ये है वो है फलां कर लो फिर। इसने कहा मैंने नहीं करना, मैंने, आप लोग जाएं और आप उनको जाकर इनकार करें। ये दोनों मियाँ बीवी चले गए। अब यश राज के दफ्तर में पहुँच गए, वहाँ आओ भगत हुई, चाय वाय पी, सारा कुछ हुआ। जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा यार बात ये है यश जी की हमारी बेटी जो है ना वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुकी है, वो नहीं काम करना चाहती, और जब वो इनकार कर रही है तो फिर क्या काम करेगी, लिहाजा आप ऐसे है कि आप छोड़ दें इस बात को। ठीक है। उन्होंने कहा नहीं मुझे यकीन नहीं आता तुम्हारी बात पर। उनका ये आप फ़ोन करके देख लें। अब मोबाइल तो उस दौर में मेरे ख्याल में थे नहीं, उन्होंने वो फ़ोन मिलाया आगे से, इसने फ़ोन उठाया, फ़ोन उठाने के बाद जनाब इसने बात की, और जब बात की तो इसने इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो रख दिया फ़ोन। तो वो जो इसके वालिद थे राम मुखर्जी और कृष्ण मुखर्जी, उन्होंने कहा जी क्या कहा? उसने कहा, तो कहने लगे मैं अभी आता हूँ। ये कह के उठ के वो कमरे से बाहर चले गए। बाहर चले गए, दूसरे कमरे से जाकर फ़ोन किया रानी मुखर्जी को, और फ़ोन किया और ये कहा कि बेटा बात ये है कि मैंने तुम्हारी माँ और बाप को एक कमरे में बंद करके कमरा कर दिया है लॉक। अच्छा। अगर तुम फिल्म में हाँ नहीं करोगी ये कमरा नहीं खुलेगा। ओह माय गॉड, धमकी दे दी? हाँ जी। अब सोच लो कि तुमने फिल्म में काम करना है तो माँ बाप मिल जाएंगे, नहीं करना तो ये दरवाज़ा जो है ये कोई नहीं खोल सकता। ओए होए। अब इसके पाँव तले से ज़मीन निकल गई। एक तरफ यश राज के भी वो आदमी ऐसी हरकत कर नहीं सकता, सोच नहीं सकते, हम सोच भी नहीं हैरानगी सकते, हो कोई गई भी, आप भी सुन के। हैरान हुई होंगी। हाँ। और दूसरी तरफ ये कि उसने कहा कि इतनी देर से ये कह रहा है मेरे पीछे पड़ रहा है, हो सकता है मेरे माँ बाप को वाकई से लाक कर दिया और कोई हादसा न हो जाए। इसने मजबूरन हाँ कर दी। मजबूरन हाँ की। मजबूरन हाँ कर दी, मजबूरन हाँ कर दी। वो फिर चले गए और कमरा लाक नहीं था, लेकिन हाँ हो चुकी थी। उसके बाद साथिया बनी साहब जी, और साथिया फिर जब रिलीज़ हुई तो क्या वो फिल्म थी, बेसिकली वो एक तो रिवायती कहानी नहीं थी उसमें, वो एक शादीशुदा जोड़ी की कहानी और पत्नी क्या का था उसमें। गुलजार ने उसके लिखे थे मकालमे और गीत। अच्छा। ए आर रहमान की मौसीकी थी। उसके गानों ने भी धूम मचा दी, डायलॉग्स ने भी और कहानी ने भी। और साथिया फिर इसको अगर छठे आसमान से नीचे आई थी तो सातवें आसमान पर पहुंचा दी। क्या बात है। ये साथिया की दास्तान थी इसके साथ। मतलब मैं फिर वही बात करूँगा, किस्मत के साथ जुड़ी थी। किस्मत बात वही है कि देता अल्लाह ही है बस। ठीक है।
अब ये सुपर हिट होगी। अब इसके दौरान एक और इसकी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि इसने हर खान के साथ काम किया, अमिताभ बच्चन के साथ भी किया, सलमान खान के साथ किया, आमिर खान के साथ किया, गोविंदा में ही साथ किया। और गोविंदा पर एक ऐसा दौर था जब इसने काम किया कि जब गोविंदा हर प्रोड्यूसर की ज़रूरत थी। हालांकि वो कॉमेडी था लेकिन उससे ऐसा डांसर कोई नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही। तो गोविंदा के साथ एक दफ़ा एक प्रेस फोटोग्राफर ने गोविंदा को होटल के कमरे से नाइट सूट में गोविंदा को सुबह निकलते हुए देख लिया। अब जब देख लिया तो ये खबर फैल गई। खबर फैल गई तो गोविंदा के इसके चर्चे हो गए, गोविंदा और रानी के। और इतने चर्चे हुए कि जनाब उसके घर तक पहुँचे और उसके घर की बीवी के जो डिस्टर्बेंस होती है वो भी हुई। तो आखिरकार गोविंदा से भी इनको ब्रेक लेना पड़ा। और गोविंदा के बारे में जब इससे पूछा गया कि तुम्हारा गोविंदा के साथ इश्क था, तो उसने कहा कि गोविंदा एक ऐसा हीरो था कि उसके साथ जिस भी लड़की ने काम किया लोगों ने यही समझ लिया कि इसके साथ इसका इश्क या रोमांस है, क्योंकि वो खूबसूरत भी था और हिट भी था। तो कहने लगे मेरा भी जोड़ दिया गया, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती कि गोविंदा एक बेहतरीन और इंतहाई मुखलिस और हमदर्द दोस्त है। अच्छा, ये लफ्ज़ उसने उसके लिए बोले। ठीक है। तो खैर ये गोविंदा की कहानी से भी वो बच गई। अब इसने असल में इश्क किससे किया? किससे? अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि अभिषेक से झूठा किया या गोविंदा से झूठा किया। तो इश्क होता है जैसे होता है, फिर आपको पता हो जाता है। लेकिन असल इश्क इसने किया आदित्य चोपड़ा से। आदित्य चोपड़ा आपको पता है कोई मामूली आदमी तो था नहीं। यशराज चोपड़ा के बेटे थे। यशराज चोपड़ा का बेटा भी था और यशराज फिल्म का चेयरमैन भी था। और फिर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्म भी उसने बनाई थी। तो वो छोटा आदमी था, शोहरत के आसमान पर था। जैसे मैंने आपको बताया उसकी फिल्म आज भी चल रही है। बिल्कुल। तो वो जो है रोमांस चलता रहा, बढ़ता रहा, खबरें आती रहीं। और जो वो पहले से शादीशुदा थे, पायल उनकी बेगम का नाम था। आखिरकार इसने 2014 में उसके साथ खुफिया तौर पर शादी कर ली। खुफिया तौर पर क्यों? जी, खुफिया तौर पर इसलिए कि शादीशुदा था ना वो। अब शादी इन्होंने की जाकर इटली में। अच्छा, हिंदुस्तान में शादी नहीं की। तो उनको तलाक दे दी पहली बेगम को? ये बाद में बताता हूँ। शादी की तो एक ड्रेस डिजाइनर थे जिनको इसने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे अपनी शादी का सुर्ख जोड़ा चाहिए। तो उसने कहा 1 हफ्ते का टाइम तो बहुत कम है। तो उसने कहा मेरे पास तो सिर्फ 1 ही हफ्ता है। अच्छा। तो बाद में उसने इंटरव्यू में कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी शादियाँ होती देखी हैं, लेकिन ये शादी जो रानी मुखर्जी ने की ये एक अजीब है और ये पागलपन की शादी थी। पागलपन की शादी? हाँ जी। तो उससे पूछा गया पागलपन की कैसी? उसने कहा देखें इतना इश्क इतना प्यार सब कुछ किया, इटली में गए, वहाँ एक निजी तकरीब में शादी हुई, आज तक उसकी तस्वीर शेयर नहीं हुई। अच्छा, इंटरनेट पे कहीं भी नहीं है? नहीं, कहीं भी नहीं है। मतलब इतनी खुफिया शादी की, इतने बचा के। लेकिन वो शादी हो गई और उसके बाद जो पायल नाम था आदित्य की बीवी का, उसने तलाक ले लिया और सेपरेशन हो गई। और ये उसके घर में आज भी हंसी खुशी बस रही है। तो इससे पूछा गया कि आदित्य चोपड़ा में ऐसी क्या खूबी थी कि आपने उधर भी छोड़ा, इधर भी छोड़ा, ये वो, तो यहाँ आकर आपने शादी कर ली। तो उसने कहा कि आदित्य में एक खूबी है और वो खूबी ये है कि वो अपनी निजी ज़िंदगी को आखिरी दम तक कायम रखते हैं। अब निजी ज़िंदगी से मुराद होती है मियाँ बीवी की ज़िंदगी। अब ये उसने जुमला तो बोल दिया, लेकिन मेरा सवाल उसी से है, रानी मुखर्जी से, कि अगर वो इतना ही निजी ज़िंदगी को अपनी को कायम रखता था तो फिर पायल को क्यों छोड़ दी? ठीक है, लेकिन खैर इसने अपने हिसाब से बात की, जो भी की। तो वो उसने उसका ये भी कहना है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में ये वाहिद शख्स है जिसकी मैं दिल से इज़्ज़त करती हूँ। अच्छा, वाहिद शख्स और वाहिद शख्स है जो मैं समझती हूँ कि नायाब है। ऐसा शख्स मैंने फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देखा। बहरहाल उसकी कोई ना कोई खूबी तो होगी जिसने उसको इस तरीके से कर दिया। एक बेटी है इनकी अदीरा के नाम से। अच्छा। तो ये वहाँ अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी हैं। और फिर इसके शौहर ने इसको कहा कि आप दोबारा फिल्मों में आए। शौहर ने कहा और उसने फिर दोबारा फिल्मों में कम बैक किया। और रानी मुखर्जी थी वो, फिर उसने बाद में कितनी फिल्में की जिसमें
वीर ज़ारा जैसी फिल्म भी थी। तो एक फिल्म का मैं फिर जिक्र करूँगा, जैसे मैंने आपसे कहा था, वो फिल्म थी कभी अलविदा न कहना। हम्म, कभी अलविदा न कहना आपने देखी है? देखिए मैंने। अच्छा, आपने उससे कुछ सीखा? उससे मैंने तो कुछ नहीं सीखा, लेकिन मैंने ये सुना है कि उस फिल्म को देखने के बाद इंडिया में तलाक की शरह बढ़ गई थी। हाँ जी, वो एक शादीशुदा जोड़े की कहानी थी। हाँ। तो खैर जो छोटी छोटी मामूली गलतफहमियों से एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करते हैं। तो ये उसमें विवेक ओबराय था शायद, नहीं नहीं, विवेक ओबराय नहीं, नहीं, अभिषेक अभिषेक बच्चन। बच्चन। हाँ, अभिषेक बच्चन से ये प्यार करती है और मुख्तलिफ तरीक़ों से करती है, दोस्ती भी, मोहब्बत भी, हर किस्म के, हर एंगल से। ठीक है। लेकिन ये प्यासी रही, मतलब अभिषेक ने इससे प्यार भी किया, इसने भी प्यार किया, शादी भी हुई। शादी भी हो गई। लेकिन जो असल प्यार जो ये चाहती थी, या यूँ समझ लें कि जो औरत चाहती है या लड़की चाहती है, वो इसे शाहरुख खान से मिली। मुझे ये इसकी बात पर इसलिए भी यकीन है कि मेरे साथी में कि एक हमारे मिलने वाले थे, तो उनकी बेटी ने बड़े शौक़ से और पसंद से शादी की, और शादी करने के को मेरे ख्याल 6 या 7 महीने बाद डाइवोर्स मांग ली। तो मैं गया, तो मैंने कहा यार इस डाइवोर्स मांगने की वजह क्या है, क्या नक्स है? वो खूबसूरत है लड़का, सब कुछ है, पैसे वाला है, सब कुछ है, क्या फिर तलाक क्यों ली? आप जुमला सुने उस लड़की की मांग। तो उसने कहा भाईजान बात यह है कि आजकल की जो लड़की हैं ना, ये सिर्फ शौहर नहीं मांगती, ये प्यार मांगती हैं। और प्यार पता कैसा मांगती हैं? वो कहती हैं हमारे शौहर इस तरीके से प्यार करे जैसे शाहरुख खान प्यार करता। ये जुमला है। अच्छा। ये आज से मैंने 10 या 11 साल पहले सुना। तो कहने का मकसद ये है कि अब शाहरुख खान का जो किरदार है फिल्म में काम करने का, आपने देखा कि उसके जितने भी फिल्म में आप काम देखें, जिससे भी उसने प्यार किया, वीर ज़ारा उसकी लास्ट फिल्म मैंने देखी है जी। उससे पहले उसकी वो जितनी फिल्में भी ले लें, हाँ जी। जिसमें डर भी है और पता नहीं क्या क्या फिल्म, उसमें जो प्यार किया लड़की से और जिस बेसाख्ती से वो इजहार करता है, और ऐसे जैसे कि मतलब जो वो कहता है ना, तो यकीन आता कि ये सही कह रहा है। हाँ, सही कह रहे हैं, सही है। फ़र्ज़ करो अगर वो कहता है कि तुम अगर मुझे नहीं मिले तुम मर जाओगे, तो वो फिर वाकई ऐसे लगता है कि ये मर जाएगा। मर जाएगा। तो ये जो भरपूरता है ना प्यार के इजहार का, ये लोग या शौहर अपनी बीवियों से नहीं करते। और शायद शादी के बाद वैसे भी उनका वो चार्म कुछ वो नहीं रहता, लेकिन बीवी जो है वो उसके कान उन्हीं अल्फाज के लिए तरसते रहते हैं जो शादी से पहले वो कहा करता था। तो शाहरुख खान का वो अंदाज़ और वो बेसाख्तगी और वो दीवानापन, वो पागलपन, वो जुनूनी किस्म का प्यार, वो इसको मिला उस फिल्म में शाहरुख खान से। तो फिर इस फिल्म के ऊपर जब ये फिल्म रिलीज़ हुई, तो इसकी कहानी को लोगों ने लाइक नहीं किया। कहानी को नहीं लाइक किया? कहानी को लोगों ने लाइक नहीं किया, लेकिन चूँकि गाने भी बहुत हिट थे, परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी थी और सब कुछ था, फिल्म सुपर हिट हो गई। तो सुपर हिट हुई कैसे जब कहानी पसंद नहीं आई? लेकिन जी बात फिल्में इसलिए भी चल जाती हैं कि एक आदमी कहता है यार उस फिल्म पे रश था, तो एक आदमी कहता है यार कुछ नहीं है, तो आदमी कहता है यार देखूं तो फिर चल क्यों रही है। तो ऐसे होता है। और एक फिल्म जब ज़्यादा चलना शुरू हो जाए तो फिर ये लोग जो नहीं ना देखते फिल्म, वो भी कहते हैं यार इतना अरसे से लगी हुई देखे तो क्यों चल रही है। ये मेरी पहली मौलाना के साथ यही हुआ ना कि कोई फिल्म इतना नहीं चलती थी कि एक ही सिनेमा में 2 साल चले। तो जो लोग बाहर से आते हैं तो उन्होंने यार 1.5 साल 2 साल से एक फिल्म लगी, देखें तो इसमें क्या है। अच्छा। तो इस तरीके से चलती रही। तो ये भी ऐसे ही हुआ कि चलती रही फिल्म, और इसके बाद हिंदुस्तान में तलाक़ों की शरह वाकई बढ़ गई। ठीक है, तो इससे आप ये भी अंदाज़ा एक लगा सकते हैं हमें कि जो फिल्म को हम मास तफरी समझते हैं या कहते हैं कि ये सिर्फ खेल तमाशा है, इसमें गाने होंगे, इधर से ऊट पटांग उछल कूद देखेंगे, कि फ़िल्म जो है ये बहुत असर रखती है, ये सोच बदलती है। मैंने एक दफ़ा पहले भी एक पॉडकास्ट में कहा था कि जर्मन ने 2 जंगें लड़ी, दोनों आलमी जंगें हारी। जापान ने 2 एटम बम खाए, किसी कौम ने आज तक नहीं खाए। और दोनों कौमों ने अपनी फिल्म के गिरे हुए मोराल को ऊंचा करने के लिए फिल्म को ज़रिया बनाया। आप जर्मन की उस दौर की फिल्में देखें, किस तरीके से जर्मन हीरो जो है वह किस तरीके से लड़ के अपनी इज़्ज़त, अपनी जान, अपनी माल पर खेल कर सब कुछ बचाता है। तो उन्होंने साबित किया कि जर्मन कौम जो है बहुत बढ़िया, और इसी तरह जापान ने भी अपने आप को संभाला। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग फिल्म को ये समझते हैं
यार ये तो ऐसे ही है, चलो देखते हैं, लचरपन है, फलान है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। मुझे याद है हिंदुस्तान में एक फिल्म बनी थी झुक गया आसमान। एक केस गया, एक लड़की और मियाँ बीवी आपस में थे, लड़ पड़े और तलाक के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिए। तो जज ने उन्हें पहली पेशी पर ही पता क्या कहा था, क्या मेरी ये तुम्हें आर्डर है, ये दरख्वास्त है कि तुम जाकर फिल्म देखो झुक गया आसमान। अच्छा। और समीरा जी उन्होंने झुक गया आसमान देखी और आप यकीन करेंगी नेक्स्ट पेशी पर आकर उन्होंने वो दरख्वास्त वापस ले ली। वाह, इतना असर। इतना, और होता है, बिल्कुल होता है। ये मैं मान ही नहीं सकता कि फिल्म का असर नहीं होता। देखिए मैंने एक फिल्म लिखी थी ये आदम, उसकी कहानी ये थी कि एक बदमाश जो है वो देखता है कि हीरा मस्जिद में जा रहा है, तो देखता है कि रास्ते में तवाइफें बैठी हुई और मुजरा हो रहा है रात के टाइम। तो उधर अजान हो रही है, उधर मुजरा हो रहा है। तो उसने कहा कि मैं हीरा मंडी को यहाँ नहीं रहने दूंगा। वो पुलिस आ गई कि हीरा मंडी को तुम नहीं गिरा सकते। कहता हीरा मंडी नहीं गिरा सकता, मैं मस्जिद गिरा दूंगा। ये कहानी की बुनियाद थी। अच्छा। उसमें एक मकालमा था, मैंने लिखा था कि वो अफजाल एक दीवाने का रोल अदा करता है। तो वो पुलिस के पास जाकर कहता है, साहब बात है, कभी आपने सोचा है कि कंजरियां दे कोठे इन्ने उच्चे हो गए ने कि कलामे पाक पढ़ने वाले उन्हें दे पैरों च बह के कलामे पाक पढ़ते। तो आपने तो नहीं ना देखे जगह, हीरा मंडी की 3-3 4-4 मंजिला कोठे और शाही मस्जिद का साथ सहन नजर आता है। वहाँ बैठे लोग पढ़ रहे होते हैं, एक तरफ अजान हो रही है तो एक तरफ छठ मेरी वीणी नंबर और मुजरा चल रहा होता है रात को। तो इसको देखने के बाद तवाइफों ने कोठे खुद छोड़ दिए। और अब मैं अगर बताऊंगा ना कि किस हीरोइन की माँ ने सबसे पहला कोठा छोड़ा, तो फिर मेरे ऊपर लोग पल पड़ेंगे कि ये फिर आपने ये कर दिया। जिक्र मैं नहीं करता, लेकिन सबसे पहले टॉप क्लास हीरोइन की माँ ने वो कोठा छोड़ा था और फिर कहते कहते सब छोड़ गई। आज वहाँ कोई हीरा मंडी में कोई कोठा नहीं है। आज वहाँ जूतों की दुकान और फैक्ट्रियाँ लगी हुई। तो कहने का मकसद है कि फिल्म असर करती है। मैंने काले चोर लिखी, जुर्म 24 घंटे, इंसाफ 8 घंटे। 2 बजे अदालतें बंद होती थी, अगले दिन 9 बजे रिलीफ मिलता था। 91 में वो फिल्म रिलीज़ हुई और 91 में फिल्म देखने के बाद चीफ जस्टिस ने आर्डर किया कि 24 घंटे के लिए एक मजिस्ट्रेट होना चाहिए पब्लिक को रिलीफ देने के लिए। ये मेरी फिल्म का जबरदस्त। तो कहने का मकसद ये है कि फिल्म बड़ा असर रखती है। लोग ऐसे गलत कहते हैं कि ये खेल तमाशा है, ये वैसी है। हाँ, ये अलग बात है कि हम फिल्म अच्छी नहीं बनाते, हम सब्जेक्ट नहीं लेते, हम कमिटमेंट के साथ फिल्म नहीं बनाते, वरना फिल्म बहुत बहुत बड़ी चीज़ है फिल्म। ये थी रानी मुखर्जी। और रानी मुखर्जी के जो मतलब जो इसकी ये दोनों चचाजाद बहनें थी, काजल और ये, काजल से मैंने ये सीखा था कि ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना किससे कहते हैं। उसने अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारी, इसने अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं गुजारी। अपनी मर्ज़ी से नहीं गुजारी, इसने पहले ज़िंदगी गुजारी अपने माँ बाप की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। और उसके बाद फिर इसने देखा कि मैं फिल्म मेरी फेल हो गई है, इसने इंडस्ट्री छोड़ दी और फिर लोगों ने इसे मजबूर किया। फिर आखिरकार यश राज ने फिर मजबूर किया, जैसे मैंने सुना है, आपको कैद करके। और फिर जनाब ये फिल्म में आकर फिर हिट हो गई। और फिर इसने शादी करना चाहिए, बेशक से नहीं हो सकी। इसने शादी करना चाहिए गोविंदा से, नहीं हो सकी। इसने शादी करनी चाहिए दीता से, वो हो गई। और फिर इसको अल्लाह ने वो दे दिया। और जो कुछ भी आप ये ज़िंदगी गुजार रही है, कहने का मकसद ये है कि वो हालात के साथ समझौता करती रही, एडजस्टमेंट करती रही। और लेकिन चूँकि सोच पॉजिटिव थी, लिहाजा वो अपने अंजाम को भी पॉजिटिव अंदाज में पहुंची। और हमारी दुआ अल्लाह उसका घर हमेशा आबाद रखे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप किस पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहेंगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो तब तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।